हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। वेलकम टू दी फिफ्थ लेक्चर ऑफ हीट ट्रांसफर। आई थिंक दिस इज फिफ्थ लेक्चर। ओके, आगे पीछे होगा देख लेना था। हम लोग बस छोटा सा चीज बचा हुआ था कंडक्शन में, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन सीरीज एंड पैरेलल। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन हेडिंग डालो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा सुनना। हम लोग चाहत ये है हम लोगों का कि लेट से वी हैव टू रॉड्स, एक का कंडक्टिविटी है K1 और दूसरे का कंडक्टिविटी है K2। एक का लेंथ है L1 और दूसरे का लेंथ है L2। इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। हम लोग चाहते हैं कि इस दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा। ठीक, अब पहले समझते हैं इसके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब क्या है। इसके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब है कि इस दोनों रॉड को रिप्लेस करें बाय अ सिंगल रॉड हुज लेंथ इज, दोनों का सम L1 plus L2 and whose cross section area is A. What should be the conductivity, what should be the equivalent conductivity of this single rod so that इसका जो थर्मल रेसिस्टेंस हो वही थर्मल रेसिस्टेंस इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का हो। तो एक बात बताओ, अगर इसका हम थर्मल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो R1 हो जाएगा 1/K1 L1/A और R2 हो जाएगा 1/K2 L2/A और R इक्विवेलेंट जो है वो है R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट है R1 प्लस R2। तो इन दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, L1/K1 प्लस L2/K2 इंटू 1/A। ये R इक्विवेलेंट हो गया। इस इकलौते रॉड का अगर हम R निकालें, R डैश या R इक्विवेलेंट, तो वो क्या हो जाएगा 1/K इक्विवेलेंट L1 प्लस L2/A। तो 1/K इक्विवेलेंट L1 प्लस L2/A। चाहत क्या है हमारा कि यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट हो वो इस R इक्विवेलेंट के बराबर हो, तभी हम इस K इक्विवेलेंट को इन दोनों का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कह पाएंगे। तो क्या हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर दें? तो अगर हम कर देंगे तो 1 बराबर 2 करने से LHS में क्या आ जाएगा, L1/K1 प्लस L2/K2 इंटू 1/A इज इक्वल टू, इस साइड में क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A। A कट गया तो यहां से 1 अपॉन K इक्विवेलेंट का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा, एक मिनट, सही किया ना? अच्छा ठीक है, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा L1/K1 प्लस L2 अपॉन L1 प्लस L2, या फिर K इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा K इक्विवेलेंट अपॉन, सॉरी ऐसा लिख लेते हैं, थोड़ा सुंदर फॉर्मेट में लिख लेते हैं इसको, L1 प्लस L2/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1/K1 प्लस। इस फॉर्मेट में लिखने का मेरा पर्पस सिर्फ एक है कि जब नंबर ऑफ रॉड 2 से ज्यादा हो, जब नंबर ऑफ रॉड 2 से ज्यादा हो, फॉर मोर देन 2 रॉड्स इन सीरीज, फॉर मोर देन 2 रॉड्स इन सीरीज, L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1/K1 प्लस L2/K2 प्लस L3/K3 एंड सो ऑन, ऐसा लिख सकते हैं फॉर मोर देन 2 रॉड्स इन सीरीज। कोई दिक्कत? लिखना या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाता है नीट में भी और जेईई मेन में भी, लिख लीजिएगा इसको। यही काम K इक्विवेलेंट हमसे पूछा जा सकता है इन पैरेलल आल्सो। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब क्या होने वाला है थोड़ा समझाओ। पिछला केस में तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया, अब सबका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, लेकिन लेंथ। कितने समझदार हो गए हो तुम यार, सेम मतलब समझ जा रहे हो कि सेम होगा। एक और कर देते हैं क्या, या दो ही रखें? चलो दो ही रखते हैं, फिर उसके बाद उसको जनरलाइज कर देंगे। तो दोनों का लेंथ कितना है, L है। पहले वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A1 और ये A2, इसका कंडक्टिविटी K1 और इसका K2। ठीक, इन दोनों के बदले हम लोगों को क्या करना है, एक इकलौता रॉड रखना है ना, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2, और लेंथ क्या हो जाएगा, L, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट। ओके ठीक, तो इसका जो थर्मल रेसिस्टेंस होगा वही इन दोनों के कॉम्बिनेशन का होना चाहिए। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए R1 का वैल्यू बताओ कितना होगा, 1/K1 L बाई, और R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, K2 L बाई A2, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन का एक अकेला जो है, इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/K इक्विवेलेंट L बाई A1 प्लस A2। ओके, अगर एक के इक्विवेलेंट इन दोनों के कॉम्बिनेशन का के इक्विवेलेंट है, तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों, ये एक्सप्रेशन और कैसे, इसका तो पहले 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे ना। इसका 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/, तो 1/R1 प्लस 1/R2 कितना हो जाएगा, K1 A1 बाई L 1/R1 प्लस K2 A2 बाई L, ये इसके बराबर होना चाहिए, यस और नो, हाँ इसके इनवर्स के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक, तो कर देते हैं थोड़ा, इसको लिख देते हैं समीकरण 1, और इसको फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम, तो इसको लिख लेंगे K1 A1 बाई L प्लस K2 A2 बाई L इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस बाई L कट जाएगा, तो ये तो सिंपल हो गया। देखो तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यही आएगा क्या, K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 A1 प्लस A2, सही कि गलत, पक्का। हाँ, तो जब सब सही है तो इसको लिख लो। ठीक है, अगर ये 2 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे K3 A3 या नीचे में एक और A3 आ जाएगा, यस और नो, छापो। चलो, कंडक्शन का एक आखिरी चीज है जो थोड़ा हम लोगों को जानना है, दैट इज फ्रीजिंग ऑफ लेक। बेसिकली तुम लोग तो ज्योग्राफी वोग्राफी पढ़े होगे, तो ये सब चीज़ पढ़े होगे कि जब कभी कहीं समंदर फ्रीज होता है, या लेक जनरली जम्मू एंड कश्मीर में डल झील है वो जनरली हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है। तो फ्रीज हो जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ बर्फ का परत जमता है, किधर से किधर जाता है, मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब लेक फ्रीज कर गया और अंदर में मछली मतलब जिंदा है, वो का इसलिए होता है क्योंकि ऊपर में बर्फ का कुछ लेयर हो जाता है और नीचे में पानी एज इट इज रहता है, और उसमें ऑब्वियसली ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, तो मछली को जिंदा रखता है। तो हम लोगों को अभी पढ़ना ये है कि अगर फ्रीजिंग, लेक का फ्रीजिंग स्टार्ट कब होगा, जब टेम्परेचर 0 से नीचे जाएगा या 0 क्रॉस करेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम ऐसा कह दिए कि एक किसी समय पे टेम्परेचर -5 डिग्री सी पहुंच गया है, ठीक, और तब लेक फ्रीज होना शुरू हुआ, ठीक, लेट से ऐसा हुआ, तो
1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 1 घंटा बाद, 10 घंटा बाद जो लेयर ऑफ ये है आइस, वो उसका थिकनेस कितना होगा, समय के साथ कैसे थिकनेस उसका बढ़ रहा होगा, ये हम लोग पता करने जा रहे हैं। समझ में आया कि हम लोग क्या पता करने जा रहे हैं? ठीक। तो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं बाबू कि मान लीजिए ये लेक है, ये लेक है, ठीक, वाटर है। फर्ज करो कि यहां पे टेम्परेचर हो गया -θ°C, ठीक है, 0 से कम हो गया, ठीक है सर। और तब फ्रीजिंग मान लो शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद इसकी परिस्थिति क्या होगी कि ऊपर में एक आइस का लेयर होगा, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया होगा -θ°C, कहाँ का, एनवायरमेंट का। लेकिन जहां फ्रीजिंग हो रहा है, इस वाटर का फ्रीजिंग हो रहा है, उसका टेम्परेचर कितना होगा भाई? फेज चेंज है तब तो फ्रीजिंग पॉइंट पे होगा ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0°C। और इस लेयर का थिकनेस जो है हम लोग मान लेते हैं x, इस लेयर का थिकनेस x है। अब ये आइस है, दिस इज आइस एंड दिस इज वाटर, है ना बाबू। हम लोगों को पता करना है कि एक पर्टिकुलर किसी टाइम टी पे ऐसा है, जब फ्रीजिंग स्टार्ट हो उसके t सेकंड बाद ऐसी परिस्थिति है। हमको ये देखना है कि इस t सेकंड पे थिकनेस कितना होगा, x की वैल्यू क्या होगी, है ना। और फिर आगे मान लीजिए कि समय बढ़ते जाएगा तो थिकनेस कैसे कैसे वेरी करेगा, ये पता करने में हम लोग इंटरेस्टेड हैं, प्योर फिजिक्स है, ठीक है सर। सुनिएगा मेरी बात। एक बात बताओ, पहले तो कुछ चीज डिफाइन कर लेते हैं। एक चीज डिफाइन कर लेते हैं, ए क्या है, एरिया ऑफ लेक, सरफेस एरिया ऑफ लेक, ठीक है सर। दूसरा चीज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ρW, क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। और तीसरा चीज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं LF, या L ही रहने दो या LF रहने दो, ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ, हाँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है, या वाटर का फ्रीजिंग के लिए, दोनों तो सेम ही बात है। तो और तो कोई चीज हमको नहीं लगता। हाँ, एक और चीज हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे, दैट इज के इज कंडक्टिविटी ऑफ आइस, के इज कंडक्टिविटी ऑफ आइस, ठीक है सर। अब हम लोग ये कर रहे हैं कि इस समय पे किसी टाइम t पे ये परिस्थिति है, t इक्वल टू 0 पे ये था, t इक्वल टू 0 पे फ्रीजिंग स्टार्ट हुआ था, किसी टाइम t के बाद ये आइस का लेयर जमा हो गया, ठीक। अब बताओ कि फ्रीजिंग कंटिन्यू होगा क्या, क्यों हो रहा है, फ्रीजिंग हो क्यों रहा है? ये 0 से नीचे है, यहाँ 0 है, तो हीट किधर से किधर जाएगा, वाटर से एनवायरनमेंट में जाएगा। यहां से हीट जब भेजेगा तो इसके पास हीट का खजाना है क्या, ये कैसे हीट भेजेगा, लिक्विड जो होगा वो सॉलिड फेज में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिलीज होता है। अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट मेल्टिंग पॉइंट तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए, लेकिन अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो कुछ हीट रिलीज हो, कुछ हीट। तो अब जरा हमको बताओ कि ऐसा हम मानते हैं कि ये तो किसी टाइम t पे है, ये तो किसी टाइम t पे है, थोड़ा देर और आगे का बात कर लें, थोड़ा देर मतलब कितना देर, हम लोग एक काम करते हैं, टाइम को थोड़ा ही बढ़ाते हैं, नहीं, टाइम को कितना बढ़ा देते हैं, t प्लस dt। तो ये जो लेयर है, इस लेयर का थिकनेस में भी x से कितना हो जाएगा, x प्लस dx, ये कितना हो जाएगा, x प्लस
dx। यस और नो, बोलो। और इस थिकनेस की वजह से, ये जो थिकनेस हुआ है मतलब वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ है, इसकी वजह से कुछ हीट रिलीज होगा, है ना। कितना हीट यहाँ पे रिलीज होगा, इसके नीचे तो वाटर होगा, इसके नीचे तो वाटर होगा, तो यहां से जो हीट बाहर जाएगा dq, उस dq का वैल्यू क्या होगा, जितना यहाँ पे मास ऑफ वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ दैट मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ, कहो हाँ। तो dq जो होगा वो हो जाएगा छोटा सा मास इनटू लेटेंट हीट, छोटा सा मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इज दैट ओके? इस dm का वैल्यू क्या होगा, इस dm का वैल्यू क्या होगा, ये छोटा सा मास जो है, ये ऐसा 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 एक dx थिकनेस का लेयर बना होगा ए एरिया पे, तो वॉल्यूम क्या रहा होगा, ए एरिया इंटू dx, उतना ही वॉल्यूम होगा। तो ए एरिया इंटू dx, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज गोइंग टू बी फ्रीज्ड इन नेक्स्ट dt सेकेंड, इन नेक्स्ट अगले dt सेकेंड में इतना वॉल्यूम फ्रीज होने वाला है, कितना वॉल्यूम, a इंटू dx। जो वॉल्यूम फ्रीज हुआ है उसका मास कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इतना मास ऑफ वाटर फ्रीज हो गया, तो इसने कितना हीट रिलीज किया, इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। ये चीज क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइस मेड या वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रीज्ड इन कितना टाइम, dt टाइम। ये दोनों मिला करके क्या है, मास ऑफ वाटर फ्रीज्ड इन dt टाइम। ये पूरा मिला के क्या है, हीट रिलीज इन dt टाइम व्हेन थिकनेस ऑफ द लेयर इज x प्लस dx, या x से x प्लस dx जितनी देर में हो गया उतने देर में कितना हीट रिलीज हुआ। तो इसका नाम हम q दे कि dq दे, बोलो dq। इतना हीट रिलीज हुआ कहां से, वाटर के आइस में कन्वर्ट होने से, है ना। वो हीट किधर चल जाएगा, बाहर एनवायरमेंट में चले जाएगा, है ना। जितने देर में ये फ्रीज होगा उतने देर में हीट बाहर चला जाएगा, तो यहां पर एक हीट करंट भी तो एस्टेब्लिश हो जाएगा, है ना। इसमें एक हीट करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, उसका आकलन हम थोड़ा सेपरेटली कर लें। अरे तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो भाई, चलो। हीट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq बाई dt इज इक्वल टू 1 बाई के एल बाई ए। तो T2 माइनस T1 भी भूल गए, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे माइनस थीटा, तो 0 में से थीटा माइनस थीटा घटेगा तो ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस कितने का हो गया, थीटा का। तो ऊपर में डेल्टा टी जो होता है वो कितना हो गया, और नीचे का रेसिस्टेंस कितना हो गया, 1 बाई के, यस और नो। ये हो गया तुम्हारा dq बाई dt, ये क्या हो गया, dq बाई, क्या हम इस यहां से dq उठा करके उस जगह पे पुट कर दें, ये समीकरण 2 और ये 1, तो खाली इस dt को RHS में ले जाते हैं, इसका dq और जो हीट करंट आया होगा वो आइस वाटर के फ्रीज होने से ही तो आया है, तो यहां से dq कितना आ जाएगा सर, यहाँ का dq कितना हो जाएगा, थीटा इंटू dt डिवाइडेड बाय x बाय k, यस और नो। और ये जो dq होगा, यहाँ का dq कितना है, a रो w लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू dx, यस और नो। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब उसके बाद इस इक्वेशन को थोड़ा क्या कर लेते हैं, ठीक ठाक कर लेते हैं, इस सब को इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a रो w लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन के ए इंटू एक्स डी एक्स, कहो हाँ।
थीटा को भी इधर लेके चले जाएं, डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, कहो हाँ। इसके बाद क्या करने का मन कर रहा है? इंटीग्रेशन। चलो भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। टाइम कहां से कहां तक? 0 से t, और x का वैल्यू 0 से, नहीं शुरुआत में थिकनेस 0 था तो x का वैल्यू 0 है शुरू में, टाइम 0, और यहाँ पे t टाइम पे कितना हो गया थिकनेस? x। इसको कर दें तो इधर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर बाई, जगह थोड़ा, कोई बात नहीं, जगह बोर्ड में नहीं होती है, जगह जगह दिल में होती है ना। चलो, दिल में जगह से याद आया, क्या अनूप कहाँ है आजकल? ए रो डब्ल्यू एल एफ बाई थीटा के ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, x क्या बता रहा है? थिकनेस। x क्या बता रहा है? थिकनेस। क्या हो जाएगा? इस सबको उधर लेके जाते हैं, 2 क्या कट जाएगा? तो लो काट दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 थीटा के इंटू, नहीं रूट टी आएगा, रुको ना, डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू एल एफ, इसको रूट में रख देते हैं यहाँ पे। कुछ छूटा भी? बोलो, कोई चीज ऐसा तो छूट नहीं गया? ये तो बहुत कठिन है। नहीं, यहाँ पे केवल एक बात हम लोगों को याद रखना है कि थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्लियर है क्या? अब मेरा बात समझना, हेलो, ये क्लियर है ना? थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो अगर 0 मीटर थिकनेस से 1 मीटर थिकनेस तक में समय लगा है मान लो 5 घंटा, कितना घंटा? 5 घंटा। 5 घंटा ठीक लिखे हैं? नहीं, 4 घंटा लिख लेते हैं। कितना? 4 घंटा, ठीक है क्या? तो 0 मीटर से 2 मीटर थिकनेस में कितना लग जाएगा? हाँ, इसको डबल करना है तो टाइम को कितना टाइम करना होगा? कितना टाइम? 4 टाइम्स। कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। यस और नो? तो इसमें यहाँ पे टाइम कितना लग जाएगा? 0 से 1 में लगा है 4 घंटा, तो 0 से 2 में कितना लग जाएगा? 16 घंटा। कितना घंटा? तो 1 से 2 के बीच कितना घंटा लगेगा? 12 घंटा। नहीं समझे? माथा का बात है, अगर होगा तो, है ना? कभी माथा दर्द किया है तो होगा। सुनो, 0 से 1 मीटर में अगर 4 घंटा लगा है तो 0 से 2 मीटर, अगर x का वैल्यू 1 है और t 4 है, x का वैल्यू 2 के लिए t कितना चाहिए? 16। x का वैल्यू नहीं, कितना चाहिए? ये चीज जैसे ही 4 घंटा होगा तो x, ये जैसे ही 4 गुना होगा तो x 2 गुना बढ़ जाएगा। यस और नो? तो टाइम मान लीजिए कि 0 से 1 मीटर तक में 4 घंटा लगा है, तो 0 से 2 मीटर तक में कितना लग जाएगा? 16 घंटा। तो दैट मीन्स 1 मीटर से 2 मीटर तक में कितना लगेगा? 12 घंटा। इज दैट ओके? तुम चाहो तो इसमें x1 से x2 और t1 से t2 भी पुट कर सकते हो। थिकनेस x1 से x2 हो गया है तो टाइम t1 से t2 जाएगा। इज दैट ओके? बोलो, लिख लो इसको। ये वैसे तो शायद ही जरूरत पड़ेगा, लेकिन हाँ रूट टी के प्रोपोर्शनल है, इस चीज का जरूरत आपको पड़ सकता है कि समय जैसे जैसे बढ़ेगा तो लेयर ऑफ आइस का थिकनेस कैसे बदलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए सर। बहुत मजा आया। अच्छा, ये एक बात केवल यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी कुछ थिकनेस है x1, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? अपर x2 या जो पर्टिकुलर x है। माने आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर
if thickness of ice layer at t equal to 0 is x1, है ना, देन ये वाला एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, रो एल एफ डिवाइडेड बाई थीटा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये फिर x1 से x जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू t, दैट इज t, ओके, टाइम 0 से t तक में, ठीक। अच्छा, कई बार क्या होगा कि माने जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ आइस में 10% के आसपास का रियल में फर्क होता है, नहीं, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सीसी और डेंसिटी ऑफ आइस होता है 0.9 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ पर जो हमने लिया ना कि कितना वाटर कन्वर्ट हुआ आइस में, है ना, तो मास ऑफ वाटर के लिए यहाँ पे a इंटू डी एक्स इंटू रो डब्ल्यू लिए। अगर सवाल वाला वाटर के बदले आइस का ही डेंसिटी यूज कराना चाह रहा है और आइस का ही डेंसिटी दिया हुआ है तो यू कैन यूज दैट, बट मोर अप्रोप्रिएट इज कि आप वाटर वाला अगर दिया हुआ है तो आप वाटर वाला यूज करें। इज दैट ओके? मेरा बात समझ में आया है ना? आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ पे क्या खत्म होता है? कंडक्शन। सुनो ना, नेक्स्ट लेक्चर में रेडिएशन शुरू करेंगे।